नमस्कार प्यारे मित्रों। जैसा कि मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं क्वालिटी के महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा कर रहा हूं पिछले से 6-7 दिनों से। मेरी ये आज 9वीं वीडियो है। जैसा कि मैं यहाँ आप सब देख सकते हैं, आज मैं क्वालिटी के महत्वपूर्ण आर्टिकल लिख कर लाया हूँ। आर्टिकल या अनुच्छेद बोल सकते हैं। तो मैं आपको सारा आर्टिकल नहीं पढ़ाऊँगा कि पूरा आर्टिकल पढ़ाकर कह दूं कि अब यहीं से आएगा क्वेश्चन। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको लिमिट पढ़ाऊँगा, फिर कहूँगा कि यहीं से आएगा। आपको भेड़ चाल के हिसाब से नहीं चलना कि एक कैंची से सारा पूरा रट लेना है, वो सब नहीं करना है। तथा जो लोग मेरी वीडियो शुरू में देखकर स्किप कर देते हैं, उनसे अनुरोध है कि मेरी वीडियो शुरू में देखकर स्किप न करें। वो मेरी वीडियो अगर चाहें तो ऑप्शन दिया रहता है 1.5 या 2 की स्पीड में भगा कर देख लें, जिससे उनको कुछ नॉलेज मिल जाएगा 10-15 मिनट में। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है भाई, तो टाइम निकाल लो, जिससे आप संविधान के बारे में कुछ जान लें। भले आपको एग्जाम नहीं देना है, लेकिन आपको जानकारी रहेगी तो आप कहीं भी समाज के किसी बच्चे को या किसी भी महिला बुजुर्ग या आपके साथ कोई कांड होता है या कुछ हो जाता है, तो आप अगर नॉलेज रहेगा तो किसी से डरेंगे नहीं सवाल करने से। ठीक है, मैं आपको ले चल रहा हूँ। देखिए, मैं लिख कर लाया हूँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आप सब कहेंगे कि अनुच्छेद 14 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, अनुच्छेद 1 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं, जैसा कि मैं अपनी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अनुच्छेद में वही है भारत का राज्य एवं संघ क्षेत्र, तथा अनुच्छेद 2 में है उसके राज्यों के नाम का परिवर्तन, तथा अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा बढ़ाना तथा एक राज्य को दूसरे राज्यों में मिलाना तथा एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग करना, यही है। ठीक, तो एग्जामिनर का जो इंटरेस्ट है वो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। आप परीक्षा दिए होंगे तो आपको नॉलेज होगा कि ज़्यादातर जो अनुच्छेद मैं यहाँ लिख कर लाया हूँ यही पूछता है। इसी में से दोहरा तिहरा कर या 55 बार 6-6 बार 10-10 बार बोल सकते हैं कि यही सब घुमा के पूछता रहता है। अगर आप अनुच्छेद याद करने बैठेंगे तो आपको 400 प्लस अनुच्छेद याद करना पड़ेगा। है तो रियल में 395 प्लस, लेकिन उसमें का खा ऐसे ऐसे जो जोड़ा गया है, अगर उसको काउंट करोगे तो 400 प्लस हो जाता है। तो उतना याद करना किसी टीचर या मैं भी हूँ या कोई टीचर भी है, बड़े से बड़े टीचर की बात कर रहा हूँ, संभव नहीं है कि एक साथ वो 400 अनुच्छेद याद कर सके। इतनी कैपेसिटी किसी के पास नहीं रहती है। अगर वो कोई कह रहा है तो जान लो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है कि मुझे 400 अनुच्छेद पूरा याद है। बस उसको यही याद रहता है, जानता है कि बच्चा कहाँ फंसेगा, एग्जामिनर का इंटरेस्ट कहाँ है, वो क्या पूछ रहा है। तो आप देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, इस लाइन का अर्थ समझिए कि आप कोई भी कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी किसी से आते हैं, अगर आप किसी भी पद पर हैं तो आपको एकदम समान अधिकार मिलेगा। ये नहीं है कि मेरा वेतन एक हिसाब से कह दें मेरा 20,000 है तो आपका 14,000 रहेगा। आप एससी से आते हैं, आप ओबीसी से आते हैं, मैं जनरल से आता हूँ, मैं 30,000 लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए वही बात कर रहा है, समानता का अधिकार। अब आपको मोटा मोटा बता दूँ कि 14 से लेकर 18 यहाँ मैं लिखा हूँ, ये समानता के अधिकार पूछता है। इसके कभी कभी पूछ लेता है, शुरू में ही पूछ लेता है कि 14 से 18 को क्या बोलते हैं। वहाँ आपको ऑप्शन दिया रहेगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसा 3-4 ऑप्शन दिया रहता है। तो आपको वहाँ समानता का अधिकार मार के आना है। ओके, डन। ठीक, अब आ जाइए आर्टिकल 15 पर। धर्म, मूल जात, लिंग या जन्म स्थान पर विभेद या परिच्छेद। आपका अनुच्छेद कर समझ लीजिए, आप सबको भी याद होगा, लेकिन मैं लिख कर लाया हूँ इस उद्देश्य से कि इसका मतलब मैं समझा दूँ जिससे आप भूलें नहीं। अगर कोई चर्चा करे तो आप इस लाइन का पूरा विस्तार बता सके कि हाँ यही कहता है अनुच्छेद। अनुच्छेद तो सभी को याद रहता है,
अगर रटना है तो कोई भी रट सकता है जिसकी कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन अगर उससे पूछ लो कि इस अनुच्छेद का थोड़ा विस्तार बता दो तो बता नहीं पाएगा, सिर्फ वो रट लेता है। तो आप यहाँ समझने का प्रयास करिए, रटिए मत। धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान पर प्रतिषेध, मतलब ना तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर कास्ट से आता हो या एकदम गरीब फैमिली से आता हो, वहाँ पर धर्म और जाति तथा लिंग, लिंग देख रहे हो ना, लिंग का मतलब यहाँ वहीं पुरुष और महिला, या जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे आप यूपी में हैं, अगर मैं मान लो आप एक पुरुष वर्ग में आते हैं और एक लड़की आपके साथ भर्ती होती है और महिला वर्ग में आती है, तो आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि आप महिला में आती हो, आपको मुझसे कम सैलरी मिलनी चाहिए, आप काम कम करती हो। वहीं ये बता रहा है कि ऐसा भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा कि आप महिला वर्ग में हैं, आपको सैलरी कम दी जाती है। ऐसा प्राइवेट सेक्टर में होता है कि पुरुषों की हाई सैलरी रहती है लेकिन महिलाओं की सैलरी कम रहती है, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। अगर मेरा वेतन 35,000 रहेगा तो एक लड़की जो मेरे साथ भर्ती हुई है उसका भी तनख्वाह 35,000 रहेगा। वहीं अनुच्छेद बता रहा है, ना उस धर्म के हिसाब से कर सकते हैं भेदभाव, ना मूल धर्म मतलब कि आप हिंदू नहीं हैं, आप मुस्लिम हैं, आप ईसाई हैं, आप क्रिश्चियन हैं, ये सब करेंगे तो आप अच्छे से लपेट जाएंगे अनुच्छेद, अगर वो लगा दिया पढ़ी लिखी है तो। जाति, लिंग या जन्म स्थान, कि आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बाहर हुआ है, मध्य प्रदेश के हैं, आप उत्तर प्रदेश में आकर क्यों नौकरी कर रही हैं, या आप उत्तर प्रदेश के हैं हमारे बिहार में क्यों आकर नौकरी कर रही हैं, वही अनुच्छेद कहता है। अब तो समझ में आ गया होगा ना। तो मेरी वीडियो स्किप नहीं करना है, अगर स्किप कर दोगे तो जान लो लाइफ में आप कुछ ना कुछ खो रहे हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या कह रहा है? अस्पृश्यता का अंत। इसका विस्तार बताओ, अगर जिसको पता रहेगा वो कमेंट करना जरूर। और बाकी मैं बता रहा हूँ, अस्पृश्यता का अंत वही है कि मैं कुर्मी हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, आप सूद हैं, आप चमार हैं, आप पासी हैं। किसी को या किसी भी व्यक्ति को आप उसके कास्ट के हिसाब से छुआछूत का भेदभाव नहीं करेंगे कि आप मेरे साथ नहीं बैठ सकते। अगर वो ऐसा कर रहा है उसका एक क्लिप वीडियो बनाइए तथा उसके ऊपर केस कर दीजिए, कोई भी व्यक्ति का, कोई भी, क्योंकि संविधान सभी को बराबर का अधिकार देता है। आप कोई भी कास्ट से आते होंगे, या मैं कितने भी निचली कास्ट से आऊँ या कितने भी हाई कास्ट से, तो आप अगर एक निचले व्यक्ति का अच्छा पढ़ा लिखा है तो आप कुछ भी हो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको संविधान पता है, उसका अपना अधिकार पता है। तो इसीलिए संविधान पढ़ना क्यों जरूरी है? आप अपना अधिकार जानो, भले आपको एग्जाम नहीं देना लेकिन आप अपना अधिकार जानो, इसलिए संविधान पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। यही कहता है आर्टिकल 17 कि जात के आधार पर मुझसे भेदभाव नहीं करोगे, छुआछूत के आधार पर कि आप मेरा घड़ा कैसे छू लिए। पहले प्राचीन काल में ऐसा होता था। प्राचीन काल क्या है, 1900 जब संविधान नहीं बना था 1950 के पहले भी ऐसा होता था, ठीक। और कहीं कहीं पर अभी भी है जहाँ उनका वर्चस्व है भाई है, ठीक है। तो आपको जागरूक होना है तथा उनका एक छोटा सा वीडियो बनाकर उनके साथ बढ़िया से गेम कर दीजिए, वो सुधर जाएंगे। और आर्टिकल 18 क्या कहता है बताइए? उपाधियों का अंत। जैसे आप कोई विदेशी आपको कोई उपाधि दे रहा है, या पहले अपने जैसे देखोगे 1857-58 या 1947-47 में, या उसके पहले देखोगे बहुत आदमी को बहुत उपाधि दी गई है। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा, तथा चंद्रशेखर आज़ाद या जैसे भगत सिंह हुए, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को ढेर सारी उपाधियाँ मिली नहीं हैं। तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जैसे हो गए लौह पुरुष किसने कहा है? नहीं समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब? वही कह रहा है कि आप उपाधि नहीं दे सकते। सिर्फ उपाधि 2-3 चीज़ों में आप दे सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको उपाधि दे सकते हैं, उसके लिए प्रतिबंध नहीं है। टीचर है तो उसको उपाधि दे सकते हैं। बाकी अगर कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, नेता है या कोई अधिकारी है, कुछ भी, उसको कोई आप उपाधि नहीं दे सकते, उस पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 18, ठीक। 19 उपाधि 19, उसका मतलब आप समझ लिए ना उपाधियों का? उसका तो मतलब समझते रहोगे, लेकिन
ये नहीं जानते रहे होगे कि किसको दे सकते हैं। अभी संविधान में 2-3 लोगों को आप दे सकते हैं। कोई अच्छा टीचर हो तो उसको एक अच्छी उपाधि दे सकते हैं। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्र और कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें आपको 6 प्रकार का अधिकार मिलता है आर्टिकल 19 में। यही कि आप शांतिपूर्वक सभा कर सकें, बिना शस्त्र बिना अस्त्र तथा सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ करें, तथा आप सवाल पूछ सकते हैं, ये तुम्हारा अधिकार है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, तथा आपको अधिकार है कि आप चुड़की रख सकते हैं। आप किस कास्ट के जाते हैं, आप कृपाण या तलवार वहीं जो रख के नहीं रहते हैं, क्रिश्चियन के लड़के या सिख के लड़के रख लिए रहते हैं, तो उनको अधिकार है इसलिए लिए रहते हैं। यही 5-6 प्रकार का आपको अधिकार है। आप झंडा फहरा सकते हैं अपने घर पर, यह अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। ठीक, 5-6 अधिकार यही है, तथा उसका संरक्षण का अधिकार। ठीक, आर्टिकल 20 पे आ जाइए। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 ये देख लो, ये कह रहा है दोष सिद्ध। इसका बारीक मतलब समझिए। अपराधों के लिए दोष सिद्ध, जैसे कि आपको कोई भी व्यक्ति, जैसे जब तक आप दोषी करार नहीं होते हैं, आप मतलब जैसे रहते नहीं हैं कि उनके ऊपर एक केस लग गया है लेकिन अभी जांच चल रही है, अगर जांच में दोषी पाए जाएंगे तभी उनको सज़ा होगी। वही ये बात कर रहा है। अपराधों में आपको अपराध के केस में अंदर कर सकती है पुलिस, लेकिन अगर आप दोषी नहीं पाए जाते हैं तो आपको एकदम बिना टच किए हुए या बिना आपको शारीरिक हानि पहुँचाए हुए आपको उसको छोड़ने का अधिकार वही बात करता है आर्टिकल 20 आपको। आर्टिकल 21 आ जाइए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 आपको अधिकार देता है कि आप जिसके साथ चाहें घूमें, जिसके साथ चाहें बैठे उठे, तथा जिसके साथ चाहें आप शादी भी कर सकते हैं। आर्टिकल 21 ही आपको आज़ादी देता है अपने मनपसंद के साथ शादी विवाह करना। आर्टिकल 21 के अंतर्गत बहुत और अंदर जाओगे, अगर हाई लेवल की तैयारी करोगे तो उसमें और आर्टिकल पढ़ना रहता है। 21 के अंतर्गत भी है कई सारे आर्टिकल, का से लेकर लगभग घा वो तक आर्टिकल है, लेकिन आपको 21 और 21 का पढ़ना है दो बस। ठीक, समझ गए ना। आर्टिकल 20 आपको 21 क्या अधिकार देता है, अपने मनपसंद जीएफ या बीएफ के साथ शादी करने का अधिकार। आप अपने घर में जाकर बोलेंगे तो लठियाए जाएंगे, कहना नहीं कि आर्टिकल 21 हमको दे रहा है अधिकार, मैं तो करूँगा। पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, कुछ कर लो लाइफ में अच्छा तो करना शादी ब्याह। ठीक सभी की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 21 ये तो आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि ये बात एकदम निम्न स्तर, जिनके पास खाने के लिए 2 टाइम का भोजन नहीं है, उनकी बात करता है, तथा उनके बच्चों की बात करता है। जो प्राथमिक विद्यालय चलाया गया है उन्हीं के लिए चलाया गया है। जैसे यहाँ देख रहे हो ना, 6 से 14 वर्ष सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत इसीलिए हुई थी कि हर गरीब का गरीब बच्चा पढ़ सके, वो शिक्षित वर्ग की श्रेणी में आ सके। अंगूठा लगाने वाला काम ना रहे कि अभी भी अंगूठा लगाता है, कम से कम तो सिग्नेचर कर ही ले। अगर पढ़ने जाएगा तो प्राइमरी के टीचर इतने गए गुजरे नहीं हैं कि काल काल पढ़े आज के आके पढ़ाने लगे। उतना उनका हायर एजुकेशन रहता है कि वो 2 साल डीएलएड करते हैं, इंटर के बाद पहले ग्रेजुएशन करते हैं, फिर डीएलएड करते हैं, फिर जाके सीटेड देते हैं, फिर सुपर टेड देते हैं, तब जाकर टीचर बनते हैं। सोच लो कितने कंपटीशन बीट करके आए रहते हैं। तो उनके ज्ञान का आंकड़ा आप और हम नहीं लगा सकते। जागरूक होना है तो हमको होना है, तथा सरकार को भी कुछ सुधार करना है, कुछ सुधार कर दे। अगर जैसे प्राइवेट इतनी सुविधाएं देता है तो सुविधाएं तो सरकार इतनी नहीं दे पाएगी, 100 में सीधी बात। वो तो सोच रही है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट भेजो जिससे मैं प्राइमरियों को ख़त्म कर दूँ। ठीक, अगर आप मान लो आप पैसे वाले हैं, आप भेज रहे हैं, चलो अच्छी बात है। ठीक, आप पैसे वाले हैं, एक अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो तो न अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, न तो सरकारी में भेज रहे हैं। इसीलिए दिन के दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों की कंडीशन खराब होती जा रही है। तो सरकार स्कूलों को देख रहे हो विलय कर रही है। 5000 स्कूल अभी अगले महीने में आया था कि 5000 प्राइमरियों को एक दूसरे स्कूल में
मिला दिया गया, क्योंकि बच्चे हैं नहीं। अगर एक प्राइमरी में 10 से 15 बच्चे हैं तो उनके पीछे 3-3 टीचर हैं। तो सरकार भी बहुत दिमाग लगाती है, आंकड़ा लगाती है, उनको सैलरी हम फालतू क्यों दें, 45,000, 50,000, 60,000 सैलरी देती है टीचरों की, तो भी बात माइंड लगा रही है। आप भेजोगे नहीं प्राइमरी में तो प्राइमरी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो आप वहीं दिन का 400 कमाएँ, बच्चे का 1,000 2-2 हज़ार महीने की फीस है, उसी में परेशान रहो। कहाँ से भाई इतना कमा कर सेविंग अकाउंट बना लोगे और लाइफ में कुछ कर लोगे, नहीं कर पाओगे। यही कारण है। अगर आप सरकारी सुविधाएं लेते हो तब जितना मिल सके उतना प्रयास करो कि मिल जाए, तथा ये नहीं कहूँगा कि राशन के पीछे भागो, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो शिक्षा का क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, तो उसमें अवश्य उसका लाभ उठाना चाहिए। अगर सरकार कुछ लागू की है, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित रहे तो मैं मना नहीं करता हूँ, मैं स्वयं भी उनकी सुविधाएं लेता हूँ। अगर मैं आज भी थोड़ा मोड़ा अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो या तो सामुदायिक हॉस्पिटल जाता हूँ या तो जिला हॉस्पिटल, क्योंकि जो दवाइयाँ, जो जेनेरिक दवाइयाँ आ रही हैं, उतनी अच्छी दवाइयाँ सरकार बनाकर खुद भेज रही है। खा लो तो आराम हो जा रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। ठीक, अगर आप यहाँ 40 रुपये की दवाई ले रहे हो, 50 रुपये 60 रुपये की ले रहे हो, तो जो फ्री में दवाई लेती है इससे 10 गुना बेटर काम करती है जेनेरिक दवाइयों से। पेटेंट दवाइयों की बात छोड़ दे रहो, जो जेनेरिक दवाइयाँ मार्केट में हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य आपको फ्री मिल रहा है तो उसको लीजिए, उसको पूर्ण लाभ उठाइए। आर्टिकल 32 आ जाइए। आप सोच रहे होगे कि ये बीच का आर्टिकल क्यों नहीं बता रहे हैं, तो आपको एग्जाम क्रैक करना है। बताया हूँ ना कि 400 अनुच्छेद नहीं पढ़ना है, आपको 20 से 25 अनुच्छेद पढ़ना है। क्योंकि ये नहीं है कि पॉलिटी है तो पूरा अनुच्छेद ही उठाकर पूछ लेगा आपको और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करना है कि 400 अनुच्छेद रट के बैठे हैं प्रभु जी, अनुच्छेद के अलावा इनको और कुछ नहीं याद है, तो आपको काम नहीं करना है। आपको वहीं उतने अनुच्छेद याद करना है लिमिटेड, जिससे आप इसमें से 1-2 क्वेश्चन बनता है वो आसानी से हासिल कर लें। ठीक। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा। बताओ आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, इसको बताना, ये आपको कमेंट करना है। बताऊंगा नहीं। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये आप आर्टिकल 32 आपको इतना अधिकार देता है कि आप इसके तहत सीधा हाई कोर्ट की बात छोड़ो भाई, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, बताओ आर्टिकल 32 आपको अधिकार देता है सीधा आप याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, सबसे उच्च न्यायालय दिल्ली। ओके, समझना इसको, इतना बड़ा अधिकार देता है आर्टिकल 32 आपको। फिर आपको आर्टिकल 39 का पढ़ना है, समान न्याय तथा निःशुल्क सहायता। आर्टिकल 39 का वही करता है, आजकल तो बात यही करता है कि जैसे आप न्याय से वंचित ना रह पाएँ, आपके ऊपर कोई मुकदमा या केस हो गया है तो सरकार आपको सरकारी वकील प्रोवाइड करती है न्यायालय में, लेकिन ये मिल नहीं पाता। आजकल जिसकी पकड़ रहती है मिलता उन्हीं को है, कि जानते हो ना करप्शन हर विभाग में हावी हो चुका है। आप ऐसा कोई विभाग कमेंट करिएगा मेरे सामने कि इसमें करप्शन नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि इस विभाग में इस जगह करप्शन होता है। ठीक, अगर किसी को लगता है कि इस विभाग में करप्शन नहीं है, शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक, ठीक है, यही बात कर रहा है आर्टिकल 39 सामान्य न्याय तथा निःशुल्क सहायता। फिर आर्टिकल 40 पे आ जाइए, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। बताओ आर्टिकल 40 ही है जो ग्राम पंचायत, जानते होगे ग्राम पंचायत, देखे भी होगे। आर्टिकल 40 ही अधिकार देता है ग्राम पंचायत को, जो एकदम ग्रामीण से ग्रामीण, सबसे निचला स्तर आ जाता है ग्रामीण एरिया, जहां हम तुम आप सब रहते हैं। भारत के लगभग कितने परसेंट जनसंख्या 60 से 62% जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है। तो आर्टिकल 40 ये सोचता है, या सरकार की योजनाएं सोचती हैं कि ग्रामीण स्तर का जो व्यक्ति गरीब है वो किसी भी योजना से वंचित ना रह पाए। लेकिन आजकल देख रहे हो ना, गरीब भी व्यक्ति कोई भी योजना मिलती है उसके लगे पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाता है। पता लगा है 100% वहाँ पैसा चला, धीरे धीरे निचले स्तर तक 10% रह जाता है। उसी 10% में 2-4% काम हो जाता है, बाकी
फिर नया चुनाव, नया प्रधान, नई सरकार, इसी चक्कर में लगे रहते हैं। करोगे क्या भाई, मजबूरी है सभी के सामने। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई गलत है, सब जब सिस्टम में जाओगे तो सब आपको लगता है कि हाँ मैं जैसा सोचा हूँ ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसमें किसी की गलती भी नहीं रहती है कि तो आप अपना शिक्षित रहें। सो सीधी बात, अगर आप शिक्षित रहेंगे तो किसी का या किसी के चोरी नहीं करना पड़ेगा, भाई साहब मेरा काम करा दीजिए, योजना पास कर दीजिए, मैं अपने ग्रामीण व्यक्तियों या ग्राम पंचायत के लोगों को लागू कर दूँ। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो कैसे नहीं पास करोगे, मेरा अधिकार है, पास करो आप, ऐसा थोड़ी है। यही है ग्राम पंचायत, समझ लिए ना, भूलना नहीं इसको। ये सब जितना आर्टिकल लिखा हूँ आपको अगर कोई नींद में पूछ ले बता देना फटाक से, नींद में अगर कोई पूछ रहा है बता देना, ठीक। आर्टिकल 43 हाँ, सहकारी समितियाँ का संवर्धन, देख लो सहकारी समितियाँ का संवर्धन। सहकारी समितियाँ मतलब एक हिसाब से सरकारी बोल सकते हैं, जो नीति उत रहता है या सरकारी संपत्ति का आपको सुरक्षा करना है, वही बात कर रहा है। इसको आपको ऐसे याद रख लेना है, इसमें ज़्यादा डीप में कोई शब्द है नहीं जो आपको बताऊँ, ठीक। यूसीसी, इसको तो ढेर व्यक्तियों को याद होगा ये सब। आर्टिकल 44 यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता, कि अगर मुख्यमंत्री की बेटा है या कोई एक गरीब लाचार की बेटा है, अगर कोई वो कांड करता है जितनी साल की सज़ा उसको होगी उतनी साल की सज़ा एक ग्रामीण व्यक्ति को होती है। लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं, क्योंकि वो बच निकल जाते हैं, क्योंकि भाई उनका पूरा सिस्टम रहता है। ऐसा होता नहीं है, सिर्फ संविधान में लिखा है लेकिन होता नहीं है। कहीं होता होगा 2-4%, लेकिन किसी को देखने को मिलता है, नहीं मिलता ना। आजकल बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, पता लगा उसमें किसी सांसद या मुख्यमंत्री या किसी को बोल नहीं रहा हूँ, और इसको कोई दिल पर बात मान लेना, नेता मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वही लेंगे, सौ में सीधी बात। अगर आप कर रहे हैं तो आप दिल पर बात ले रहे हैं। अगर उनका बेटा कुछ कांड किया है तो देखो ना, उसको कुछ होता नहीं है, निकल जाता है, पता लगा कैसे ही रफा दफा हो गया, उससे हलफनामा लिखवा लेते हैं कि हाँ मेरा लड़का या मेरी लड़की सुसाइड करके मर गई है। 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना। आर्टिकल 48 का देखो हमको और आपको या ग्रामीण तबके के एकदम निम्न व्यक्ति को कितना जागरूक कर रहा है, अगर संविधान के बारे में नॉलेज है, कि तुम पर्यावरण की रक्षा करो जिससे प्राकृतिक आपदाएं कम हो तथा आप चैन की सांस ले सकें। गर्मी में देख लो टेम्परेचर कितना पहुंच रहा है, 45 डिग्री पहुंच जा रहा है, 45 डिग्री पहुंच जा रहा है टेम्परेचर। फिर एसी काम करना बंद कर देती है, चाहे आप 16 चला लो, चाहे एचसी जो हाई टेम्परेचर है कंप्रेसर उस पर चला लो, तब भी एसी काम करती नहीं है गर्मी में। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा करें तथा जो जंगलों में रह रहे हैं जीव जंतुओं उनकी रक्षा करें, उनको बेफालतू या उनको जान से न मार दें, अपने खेल में किसी जीव जंतु की हत्या कर दें। वही आर्टिकल 48 दे रहा है, अगर आप ऐसे करते पकड़े भी जाते हैं तो देखो आपको सज़ा हो जाती है। जंगल में निवास करने वाले कई जीव जंतु हो गया, हाथी, मोर, कुछ भी, शेर, बाघ, चीता, कुछ जंगल में जितने पशु पक्षी निवास कर रहे हैं, अगर आप उनको या उनका इस्तेमाल अपने फायदा के लिए बोल सकते हैं स्मगलिंग कर रहे हैं, तो अगर पुलिस में उसको सूचना मिल गई तो आपको टांग देगी। अब आ जाइए आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्य। बताओ, मैं उस दिन बताया था आपको आर्टिकल 51 कितने प्रकार के मूल कर्तव्य आपको प्राप्त हैं, बताओ। 11 प्रकार के। 11 प्रकार के मूल कर्तव्य क्या हैं? जैसे आपको गिना रहा हूँ, गिनिएगा। जैसे आपको हो गया सरकारी संपत्ति की रक्षा करना तथा भारत की राष्ट्रीयता और अखंडता की रक्षा करना तथा महिलाओं का सम्मान करना तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ठीक। तथा बूढ़ों या अपने बूढ़ बुजुर्गों का आदर करना, ठीक। और जैसे रेलवे जाते हो तो वहाँ लिखा रहता है रेलवे आपकी संपत्ति है, आप इसकी रक्षा करें, यही है। ये एग्जाम के पॉइंटर में से कभी भी आर्टिकल 51 के अंदर से उठाकर पूछ लेता है, तो आपको याद रखना चाहिए कि हमारा ये मूल कर्तव्य है,
जितने भारतवासी हैं सभी का। ठीक, अब आर्टिकल इसमें इम्पॉर्टेंट जितना मैं बताऊँ सभी है। आपको अगर कोई नींद में पूछ ले रहा है तो आप बता दें फटाक से यही है। और मैं कल इस पर वीडियो लाऊंगा 10-15 मिनट की और होगी, जिसमें आपका सारा आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं वनडे एग्जाम, यूपीपी, रेलवे जैसे अदर वनडे एग्जाम है और अदर एग्जाम, तो उसके हिसाब से पॉलिटी यहाँ से समाप्त हो जाती है। क्योंकि बच्चे जो क्वेश्चन पॉलिटी जैसे जानते हैं, यूपीपी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, तो वहाँ पॉलिटी का उतना महत्व नहीं रहता है उतना नहीं रहता है। 2 क्वेश्चन पूछ लिया, 3 क्वेश्चन पूछ लिया, या बहुत ज़्यादा पूछ लिया 4 क्वेश्चन पूछ लिया, यही लिमिट है 2 से 4 क्वेश्चन। तो जितना मैं यहाँ पिछली 10-12 वीडियो में पढ़ाया हूँ वही है। बाकी अब मैं जब चर्चा करूँगा पॉलिटी, तो पॉलिटी के जितना मैं बताया हूँ, राष्ट्रपति, नागरिकता, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद तथा जहाँ प्रतीक लिए गया है संविधान सभा, तथा जो उसमें कानून है, मैं उस पर 10-10 क्वेश्चनों का फैक्ट लाऊंगा और 10 क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें 40 क्वेश्चन कराऊंगा, एक में 3-3 4-4। ठीक, अगर आप जैसे आपका कोई एग्जाम है तो पॉलिटी कल तक समाप्त है। मैं अब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपकी परीक्षा क्रैक करना है। बाकी मैं जो अब इसमें पॉलिटी में रह जा रहा है तो उसको बता रहा हूँ ना। अगर राष्ट्रपति लाऊंगा तो उस दिन पूरा राष्ट्रपति ही चलेगा, जिसमें राष्ट्रपति से कुछ छूटे ना। और उपराष्ट्रपति लाऊंगा तो उपराष्ट्रपति चलेगा, उसमें भी क्वेश्चन आपको मिलने को मिलेगा। लेकिन जब अगर आप जैसे पीसीएस, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी अदर की तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो जो आएगी आपको और इम्पॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा ना, तो जैसे राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन बनता है तो अगर ज़्यादा डीप में बन गया ना तो ये वनडे एग्जाम वाले बना होना नहीं पाते, इसलिए देने जाते नहीं है पीसीएस, जान लेना। क्योंकि पीसीएस का एग्जाम टफ बन जाता है, जहाँ आपका जीएस पूरा समाप्त होता है ना, वहाँ उसका जीएस का लेवल स्टार्ट होता है। यूपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराती हो, आप देखे होंगे, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, या पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, अदर स्टेट हो गया, अदर स्टेट पीसीएस हो गया, तो उसका जीएस का लेवल आप देखे होंगे। तो वही है। तो अगर आपको ऐसा एग्जाम, बड़े एग्जाम का टारगेट करना है तो वो वीडियो देखना, तथा नहीं भी टारगेट ना तब भी देखना, उससे आपको जानकारी मिलेगी तथा आप उसको पढ़कर अपने आप को कम फील नहीं करेंगे, किसी न किसी को समझाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको यहीं पर अपने शब्दों पर विराम देता हूँ, अपने बाड़ी पर विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों। आप मेरी वीडियो स्किप ना करें। अगर आप इतनी अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको 1.5 या 2 की स्पीड पर देख सकते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिल सके। आप स्टूडेंट हैं तब, आप मेरे दादा चाचा हैं, भैया हैं तब, जिससे आपको कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा जो है ज़्यादा बेवकूफ़ ना बना पाए। क्योंकि आप बता देना मैं भी पॉलिटी पढ़ा हूँ, किसी लड़के ने मुझे पढ़ाया है या किसी भाई ने मुझे पढ़ाया है, ठीक है। कि आपको बोलने का अधिकार नहीं, बता सको मेरा अधिकार इसी आर्टिकल में है। अब मैं जब कल लेकर आऊँगा तो बता दूँगा। जय हिंद।